दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी ग्रेड परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी ग्रेड परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आपके दबाव समूह, राजनीतिक दल, जनसंचार के माध्यम या फिर फिल्म उद्योग। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप्स को अदृश्य साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, फाइनर, जॉन लॉक, बिलोबी या हाब्स। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, फाइनर। दोस्तों ये कथन फाइनर का है कि एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार किया था? मैकियावेली, डेविड ईस्टन, थॉमस हॉब्स या फिर जॉन लॉक। तो सही उत्तर थॉमस हॉब्स। दोस्तों थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार किया था। हालांकि संप्रभुता का सबसे पहले प्रतिपादन बोदा ने किया था, लेकिन हॉब्स ने संप्रभुता के निरंकुश शासन के सिद्धांत का विस्तार किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने कहा है कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है? ऑप्शन देखिए, डेविड ईस्टन, बोसांके, एच जे लास्की या फिर हाब्स। तो सही उत्तर ऑप्शन बी है, बोसांके। बोसांके आदर्शवादी विचारक हैं। अधिकारों को परिभाषित करते हुए बोसांके का कहना है कि अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य द्वारा लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया है? सेंट साइमन, टी.एच. ग्रीन, कार्ल मार्क्स या फिर बोसांके। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। दोस्तों कार्ल मार्क्स ने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांतों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एकत्ववाद का राजनीतिक सिद्धांत में या राजनीति विज्ञान में क्या अर्थ है? एकात्मक सरकार, विश्व राज्य, केवल एक ही ईश्वर का अस्तित्व या फिर संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है? तो राजनीति विज्ञान में एकत्ववाद का अर्थ है संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कल्याण मूलक अर्थशास्त्र और सामाजिक वर्ण सिद्धांत के निरूपण का श्रेय दिया जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डायसी या फिर अमर्त्य सेन। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन, या इनको शॉर्ट में AK सेन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कल्याण मूलक अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमी और सामाजिक वर्ण सिद्धांत का निरूपण डॉक्टर अमर्त्य सेन द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया है? आपको बताना है। देखिए, एंजल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में, कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में या फिर लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। तो सही उत्तर है दोस्तों, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में सुपरिष्कृत किया है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के तत्व के अंतर्गत शामिल नहीं है? जनसंख्या, धर्म, भूभाग और संप्रभुता। तो इसमें धर्म जो है ये राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। आप जानते हैं राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसमें धर्म शामिल नहीं है।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार क्या है? सामाजिक समानता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उत्तम जीवन या राज्य की संप्रभुता? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, उत्तम जीवन। दोस्तों, प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार उत्तम जीवन या अच्छे जीवन की प्राप्ति करना है। और दोस्तों, प्लेटो भी कहता है कि अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य और व्यक्ति के जीवन का महानतम उद्देश्य है, और अरस्तु ने भी अच्छे जीवन की प्राप्ति को राज्य का उद्देश्य माना है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान किसने ले लिया है? शक्ति ने, सत्ता ने, शक्ति तथा सत्ता ने, या फिर शक्ति, सत्ता तथा प्रभाव ने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, शक्ति, सत्ता तथा प्रभाव ने। दोस्तों देखिए, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान शक्ति, सत्ता और प्रभाव ने ले लिया है। व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख नायकों में डहेल, ईस्टर्न और हिंज-युलाउ आदि हैं। अगला प्रश्न है, जो अधिकार को व्यक्तिगत नेतृत्व या प्रभाव की एक मिसाल के रूप में देखते हैं, एक गुण जो असामान्य रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों के पास होता है, वे कहलाते हैं अराजकतावादी, फांसीवादी, धार्मिक कट्टरपंथी या रूढ़िवादी? तो सही उत्तर है फांसीवादी। दोस्तों आप जान लीजिए, जो अधिकार को व्यक्तिगत नेतृत्व या प्रभाव की मिसाल के रूप में देखते हैं और एक गुण जो असामान्य रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों के पास होता है, ऐसे शासन को फांसीवादी कहते हैं, और इसे तानाशाही शासन की संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न है, शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? संप्रभुता, वैधता, श्रेष्ठता या फिर उपयोगिता? तो सही उत्तर है, शक्ति और प्राधिकार में अंतर करने वाला तत्व जो है वो वैधता है। आप जान लीजिए, शक्ति और प्राधिकार यानी शक्ति और सत्ता में वैधता जो है वो निर्भेदक तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवादी विचारक नहीं है? ग्रामसी है, लेनिन भी है, माओ भी मार्क्सवादी विचारक है, रॉबर्ट नोजिक? नोजिक जो है ये मार्क्सवादी विचारक नहीं है। नोजिक व्यक्तिवादी अमेरिकी विचारक हैं जिसने स्वेच्छातंत्रवाद के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, जबकि ग्रामसी, माओ और लेनिन ये मार्क्सवादी विचारकों के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है? अल्फ्रेड जिमर्न, लेनिन, हेनरी किसिंजर या नोजिक? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों अल्फ्रेड जिमर्न। तो आप जान लीजिए कि अल्फ्रेड जिमर्न ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है। और इसी तरह अगर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो नोजिक भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित विचारक नहीं है। जिमर्न हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित विचारक हैं, नोजिक जो हैं ये यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने भूमि के टुकड़े पर अधिकार करके ये कहा कि ये मेरा है, यह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था, ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं कि ये कथन समझौतावादी विचारक रूसो का है। अगला प्रश्न है, 1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री कौन थे? तो विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर थे। दोस्तों 1947 में गठित नेहरू की सरकार में विधि मंत्री का पद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को दिया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। अनुच्छेद 40, 37, 42 या 45? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 37। दोस्तों आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 37 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का अंत या उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 के द्वारा उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है। इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए इम्पॉर्टेंट है, किस समिति के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की संस्तुति की गई थी?
तो ये समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है और ये सोवियत संघ के संविधान से ये भारतीय संविधान में इनको शामिल करने की संस्तुति की गई थी। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को या फिर प्रधानमंत्री को? तो सही उत्तर न्यायपालिका। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक और संविधान का संतुलन चक्र कहा जाता है। यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिका द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो व्यक्ति न्यायपालिका द्वारा अपना उपचार प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत दिशा निर्देश प्रदान करते हैं किसको? प्रेस को, नागरिकों को, राज्य को या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को? तो सही उत्तर है राज्य को। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है और भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिनको कि कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सके। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो सिटीजन एंड चर्चमैन। देखिए, सिटीजन एंड चर्चमैन ये पुस्तक है। ऑप्शन सी, सिटीजन एंड चर्चमैन पुस्तक में सबसे पहले कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट शब्दावली का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो न्यायपालिका है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है? साझा न्यूनतम कार्यक्रम, निर्वाचक मंडल, गठबंधन सरकार या एकल संक्रमणीय मत? तो दोस्तों देखिए, एकल संक्रमणीय मत ऑप्शन डी आपके प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजवादी नहीं है? सेंट साइमन, प्राउडवान, चार्ल्स फोरियर या फिर एंजल्स? तो सही उत्तर है एंजल्स। एंजल्स जो है ये आदर्शवादी समाजवादी नहीं है। सेंट साइमन, प्राउडवान और चार्ल्स फोरियर को कार्ल मार्क्स कल्पनालोकी या स्वप्नदर्शी समाजवादी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री किसने बताया? कार्ल पापर ने, कार्ल फ्रेडरिक ने, हन्ना आरेंट ने या जैकब टॉलमैन ने? तो सही उत्तर है जैकब टॉलमैन। दोस्तों, जैकब टॉलमैन ने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 360, 370, 263 या अनुच्छेद 320? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 263। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि सरकारिया आयोग द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की जो संस्तुति की गई उसका जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है और केंद्र और राज्यों के मध्य सामूहिक महत्व के विषयों की जांच और बहस के लिए 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और दोस्तों उपराष्ट्रपति के द्वारा ऐसे सदन की अध्यक्षता की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का वो पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न प्राचीन ग्रंथों में से किसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है? वेद, रामायण, अर्थशास्त्र या मनुस्मृति? तो सही उत्तर है मनुस्मृति। दोस्तों, भारत के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है?
ये कथन किसका है? हॉब्स, सेबाइन, अरस्तु या लॉक? तो सही उत्तर है सेबाइन। दोस्तों, सेबाइन ने प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर यानी निष्क्रिय, आत्मानुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित है? तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के सबसे प्रमुख समर्थकों में हेनरी मैन का नाम आता है। हेनरी मैन पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। देखिए, समाज सेवा, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालना या फिर लोगों पर दबाव डालना। तो सही उत्तर है दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य अपने समूह या अपने हितों की रक्षा के लिए शासन यानी सरकार पर दबाव डालना है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन राजनीतिक विकास का सूचक नहीं है? क्षमता, समानता, भाईचारा और विभिन्नीकरण या विभेदीकरण। तो सही उत्तर है भाईचारा। भाईचारा दोस्तों राजनीतिक समाज का सूचक नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुलनात्मक राजनीति के विकास में किसने राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में योगदान किया था? आर्थर बेंटले, जेम्स हेराल्ड लास्की या हेनरी मैन? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेराल्ड जोसेफ लास्की हो जाएंगे, क्योंकि तुलनात्मक राजनीति के विकास में राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में इन्होंने योगदान किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कोड के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैकियावेली का कथन है कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। तो ए का तीसरा हो जाएगा। मिल का कथन है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क और शरीर पर संप्रभु होता है। बी का चौथा। ग्रीन का कथन है कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। और बेंथम का कहना है कि पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। तो देखिए 3, 4, 1, 2 मिलान करते हैं। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मार्क्स का आलोचक नहीं है? मैकियावेली, बेंथम, जॉर्ज ओरवेल या ग्राम्सी? तो अगर आप देखेंगे तो मैकियावेली, बेंथम, जॉर्ज ये सभी मार्क्स के बहुत पहले के विचारक हैं। ग्राम्सी जो है ये मार्क्सवादी विचारक माना जाता है, ये आलोचकों में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स का अंतिम उद्देश्य या अंतिम ध्येय क्या था? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें लोगों को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, एक ऐसे समाज की स्थापना जिसमें लोगों को पूर्ण आर्थिक समानता प्राप्त हो, या एक जाति विहीन समाज की स्थापना। तो सही उत्तर है मार्क्स का अंतिम उद्देश्य एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं इनका कार्य है? माओ से तुंग, जे.एस. मिल, एंजेल्स या कार्ल मार्क्स? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर कार्ल मार्क्स हो जाएगा। दोस्तों इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति और श्रमिक दोनों एक दूसरे की आवश्यकता होते हुए भी इनके हितों में परस्पर विरोध होता है और इस विरोध के कारण इन दोनों में संघर्ष शुरू हो जाता है। पूंजीवाद के विनाश के कारणों पर प्रकाश डालते हुए मार्क्स कहता है कि इस संघर्ष में उसका विनाश और सर्वहारा वर्ग की विजय दोनों ही अवश्यंभावी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सत्य है? पहला कथन है कि तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन, बिल्कुल सही है। राजनीति के एक अनुभविक विज्ञान का विकास करना, बिल्कुल सही। आदर्श प्रकार पर पहुंचना, अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना। तो यहाँ पर अरस्तु के योगदान के बारे में कथन 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। अरस्तु ने तत्कालीन 158 नगर राज्यों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था
और आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करके अरस्तु ने राजनीति विज्ञान का एक आनुभविक विज्ञान के रूप में विकास करने का प्रयास किया था। तो कथन 1 और 2 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किस विचारक के द्वारा या किस राजनैतिक नेता के द्वारा की गई थी? तो उत्तर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दोस्तों जान लीजिए, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने की थी और इस पार्टी ने 1937 के केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में 15 सीटें जीती थीं। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति के विनाश को प्रकाशित किया, जो न्यूयॉर्क में लिखे उनके एक शोध पत्र पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर ऑप्शन ए WC बनर्जी ने। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 यानी 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति B.R. अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है? हु वर शूद्राज, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, द अनटचेबल्स, हु आर दे और व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो सही उत्तर है व्हील ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा नहीं बल्कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या लाल बहादुर शास्त्री? तो सही उत्तर है इंदिरा गांधी। दोस्तों इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तब वे राज्यसभा की सदस्य थीं। अगला प्रश्न है, राज्य और क्रांति के विषय में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? स्वतंत्रता का अमेरिकन युद्ध, जर्मन क्लास की दर्शन, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा या ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था? तो सही उत्तर है राज्य और क्रांति के विषय में मार्क्स का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया है। कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी का मार्क्सवादी विचारक था। उसके अनुसार राज्य शोषण का यंत्र है और उसने राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना का प्रयास किया, जो क्रांति के माध्यम से संभव है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा वैचारिक है। हाब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है सत्ता अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिकारों में कर्तव्य भी शामिल होंगे, सत्ता और अधिकार में एक अंतर्निहित टकराव है, या व्यक्तियों के मध्य सहमति जुटाना कठिन है। तो हाब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार। इसका कारण ये है कि व्यक्तियों के मध्य सहमति जुटाना कठिन है। हाब्स का लेवायथन सर्वशक्तिमान है। अपने मानव स्वभाव संबंधी विचार के द्वारा वो ये स्थापित करता है कि सामाजिक समझौते में मनुष्य अपनी संपूर्ण शक्तियां और अधिकार लेवायथन को सौंप चुका है। और विचारों हाब्स कहता है कि मानव स्वभाव से धूर्त, ईर्ष्यालु और लालची होता है, इसलिए व्यक्तियों के मध्य सहमति जुटाना कठिन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते थे, ये किसने कहा है? मॉरिस जोन्स, M.N. राय, कार्ल मार्क्स या ग्रेनविल ऑस्टिन? तो सही उत्तर है ग्रेनविल ऑस्टिन। दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा कहा गया कि मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लायड और सूजन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमार्फस माना, इसका तात्पर्य क्या है? बताइए। भिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति, बहुविध परतों के व्यक्ति, संकर व्यक्ति या निरंतर परिवर्तनशील व्यक्ति? तो दोस्तों लायड और सूजन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमार्फस माना। इसका कारण भिन्न भिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो J.S. मिल। दोस्तों मिल स्वतंत्रता के बहुत बड़े हिमायती थे। उन्होंने ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक की रचना की है।
अगला प्रश्न है, आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? वैज्ञानिक प्रगति, प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, राष्ट्रीय चेतना का विकास या धर्म का बढ़ता प्रभाव? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय चेतना का विकास। आप जान लीजिए दोस्तों, आधुनिक राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास बहुत ही उत्तरदायी है और आधुनिक युग में राष्ट्र और राज्य प्रायः एकाकार हो गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स राज्य को क्या मानता था? क्रांति का एक साधन, वर्ग का हथियार, एक यंत्र जिसने समाज में संघर्ष के निर्माण होने में सहायता न देकर संघर्ष निर्माण किया, या भ्रष्ट करने वाली संस्था? तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्क्स राज्य को एक वर्ग का हथियार मानता था, यानी मार्क्स का कहना है कि राज्य के माध्यम से ही एक व्यक्ति, एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है और इस शोषण को भी वैधता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता, ये कथन किससे संबंधित है? प्लेटो, लॉक, रूसो या जे.एस. मिल? तो सही उत्तर है रूसो। दोस्तों आप जान लीजिए, रूसो कहता है, रूसो अपने सामान्य इच्छा के सिद्धांत के संबंध में ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में स्वयं को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। ये रूसो का कथन है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी को। और ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी और गांधी जी ने ये उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दी थी, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के घोर अमानवीयता के कारण महात्मा गांधी ने ये उपाधि लौटा दी। अगला प्रश्न है, यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे, ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर या एम.एन. राय? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन डॉक्टर राधाकृष्णन का है और राधाकृष्णन जी ने ये कथन कहा था जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहले वर्षगांठ में बोला गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कौन कदाचित महानतम है? हाब्स, ग्रीन, रूसो या प्लेटो? तो सेबाइन का ये कथन किसके संबंध में है? उत्तर है हाब्स के संबंध में। दोस्तों सेबाइन ने हाब्स के बारे में कहा है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें हाब्स कदाचित महानतम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अरस्तु की उपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो ये है हाब्स। दोस्तों अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक हाब्स है और वो जो है हाब्स सबसे पहले अरस्तु के जो विचार हैं उनकी उपेक्षा करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। देखिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, राल्स ने निष्पक्षता के रूप में न्याय, बेंथम ने उपयोगितावाद और मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो सही उत्तर है 3, 4, 1, 2। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं सही सुमेलन ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लेटो ने दार्शनिक राजा, साम्यवाद और न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। राल्स ने अपनी पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस में जस्टिस एज फेयरनेस या निष्पक्षता के रूप में न्याय का प्रतिपादन किया। बेंथम ने उपयोगितावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत को जो है लोगों के सामने रखा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये कथन मार्क्स का है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, अभी हमने चर्चा भी की है कि ए थियरी ऑफ जस्टिस किसके द्वारा लिखी गई है?
तो आपको ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। जॉन रॉल्स द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, ये भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, ये कथन निम्नांकित में से किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स, महात्मा गांधी या फिर सुकरात? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी। दोस्तों देखिए, स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, ये भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, ये कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, थॉमस हॉब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है किस पर? उसके मनोविज्ञान और तत्वमीमांसा पर, मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञान पर, भौतिक विज्ञान और तत्वमीमांसा पर, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर आप जान लीजिए दोस्तों, थॉमस हॉब्स का जो राजनीतिक दर्शन है वो मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञान पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, थॉमस हॉब्स का राजनीतिक दर्शन उसके मनोविज्ञान और भौतिक विज्ञान पर आधारित है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, संघ और राज्यों के मध्य कर विभाजन निम्नलिखित निकायों में से किसकी संस्तुति के आधार पर होता है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, वित्त आयोग या राष्ट्रीय सलाहकार परिषद? तो सही उत्तर है वित्त आयोग, ऑप्शन सी। दोस्तों अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है और दोस्तों इस आदेश के द्वारा जो है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और इसका कार्य संघ और राज्यों के मध्य जो कर विभाजन है उसके बारे में संस्तुतियां प्रदान करना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान तथा नागरिक शास्त्र आयोजित होने वाले अन्य अन्य राज्यों की परीक्षाओं के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने उन प्रश्नों को समावेश किया है इस प्रैक्टिस सेट में जो या तो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है। ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी आसान था और 62 प्रश्नों में से अगर आप 50 प्लस या 55 प्लस प्रश्न कर सकते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। अपना स्कोर आप ईमानदारी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रैक्टिस सेट से आप कुल कितना स्कोर सही कर पा रहे हैं। वीडियो या प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो रहा है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।